नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप जुड़ रहे हैं मेरे से न्यूज व्यूज, जो कि मेरा नया वेंचर है, जिसको आप बहुत जल्दी यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक पे पाएंगे। यहाँ हम चर्चा करेंगे देश विदेश के नए नए इश्यूज पे, नए नए मटेरियल पे, नई नई चीजों पे, और लोगों तक अपनी बात और यहाँ के महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पॉलिटिकल एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट से उनके ओपिनियन के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आप तक पहुंचाने की हमारी एक कोशिश है। आज हम सबसे पहले जो टॉपिक ले रहे हैं वो है बिहार चुनाव। मेरे साथ आज जो लोग जुड़ रहे हैं वो तीन हैं। उन तीन में से सबसे पहले हैं अशोक वानखेड़े, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिनको आपने करीब करीब सारे टीवी चैनल्स पे देखा होगा, और जिनकी बात बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और सटीक करते हैं, जिनकी पॉलिटिक्स पे बहुत गहरी पकड़ है। दूसरे हैं कन्हैया जी, जो कि बिहार में हैं और एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। और तीसरे हैं बीके झा, जो कि रहते दिल्ली में हैं पर दिल उनका बिहार में है, क्योंकि रहने वाले वो बिहार में हैं और बिहार के हैं। और आज वो बिहार में अपना पूरा का पूरा चुनाव को समझने के लिए, उसमें पकड़ करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए अब हम तीनों से इस विषय, बिहार चुनाव के विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो जितने भी आप अभी देख रहे हैं, जितने भी पोल्स आए हैं, जिनको अपन ओपिनियन पोल्स बोलते हैं, वो जितने भी आए हैं, उसके अंदर अगर आप देखें तो एक तरफा है, पर अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं, जितने वीडियो ट्विटर पे आते हैं या फेसबुक पे आते हैं, उसमें आप पा रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव है, उनके लिए उनकी रैलियों में भीड़ बहुत भारी तादाद में आ रही है। क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी, या ये जो सर्वे आ रही है क्या ये सही है? देखिए अनिल जी, मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ चुनाव का यदि हमने देखा है, विश्लेषण यदि हम करें, तो ये सारे सर्वे मुंह पे ओंधे गिरे हैं। ये तो सर्वे है, मैं तो एग्जिट पोल की बात करता हूँ। एग्जिट पोल भी इतने ओंधे मुंह गिरे हैं क्योंकि उनका सैंपल बहुत छोटा है और ये बहुत सारे पोल की जो एजेंसीज है, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड भी होती है। जैसा सट्टा मार्केट में पैसा लगा के लोग कम भाव ज्यादा भाव करने का प्रयास करते हैं, वही प्रयास आजकल इस टाइम पे भी होता है। इसलिए मैं सर्वे से ज्यादा लोकल लोगों की जो फीलिंग्स है और उनका 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 जो मत प्रदर्शन है, वहां जो लोगों से बात होती है, उससे कुछ आकलन करने की स्थिति में है। हम सब में मुझे लगता है कन्हैया जी ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे कि लोग क्या समझते हैं। जितनी मेरी लोगों से बात हो रही है या जो मेरे पुराने सोर्सेस है जिनसे मेरी बात हो रही है, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता है जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, उससे ये बात तो तय है कि नीतीश कुमार को ये चुनाव बहुत भारी जाए। इतना इजी नहीं है जितने लोग बताते हैं। दूसरी बात है कि आप लालू यादव को, जंगल राज को पिछले 15 साल से देख रहे, तो लेकिन इस 15 साल में सुशासन के नाम पे आपने क्या किया? 2005 में जो नीतीश जी कह रहे थे कि मैं सत्ता में आने पे बाढ़ नाम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, 2020 में भी बाढ़ आती है और 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बेरोजगारी का आलम भयानक है, नया इन्वेस्टमेंट है नहीं, करप्शन भले ही बाहर नहीं आए लेकिन करप्शन तो है, क्योंकि एक साल के अंदर पुल बह जाता है, उद्घाटन करने के पहले रोड बह जाता है। आज भी हेल्थ, कोविड के चक्कर में हेल्थ सर्विस चरमरा गई। बिहार जैसा राज्य जहाँ 15 साल से नीतीश कुमार है, यदि वो दूसरा एम्स 2024 तक शुरू होगा, ये अपने घोषणा पत्र में यदि बोलते हैं, तो ये शर्मनाक बात है। थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, आपने जंगल राज की बात की। ये नीतीश कुमार ने अपनी हर रैली के अंदर ये चीज बताते हैं, जंगल राज 15 साल पहले जंगल राज। क्या आपको नहीं लगता कि जो नए वोटर्स हैं उनको शायद लालू अभी ध्यान में भी, जहन में भी नहीं होंगे, शायद वो लालू भूल चुके होंगे? हमारे यहाँ मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। जिस वसुंधरा को लोगों ने राजस्थान में बाहर कर दिया सत्ता से, कल फिर सत्ता में ले आए, अगले चुनाव में कोई आश्चर्य नहीं होगा। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी सत्ता हारी और उसके बाद सत्ता इंदिरा गांधी वापस आ गई, वो भी इस देश में देखा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जंगल राज को देखो,
वो जंगल राज था, इसीलिए आपको सत्ता में भेजा। तो आपने क्या किया? जो मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए था वो आपको 5 साल नहीं, 10 साल, 15 साल में। आज आप किस मुंह से लालू की जंगल राज की बात करते हैं? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आप इसी लालू यादव के साथ मंच पे खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे। ये अपॉर्चुनिस्ट जर्नल पत्रकार, ये सॉरी, नेतागिरी है। आपको सत्ता का मक्खन खाना है, इससे आपकी विचारधारा रोज बदलती है। जिस भारतीय जनता पार्टी का घोर विरोध करते थे नीतीश कुमार, आज उनके गोद में बैठ के सत्ता में है। तो आज का युवा समझता है, युवाओं को राजनीति से ज्यादा जो यथार्थ के धरातल पे सवाल है उसको। मैं एक बिहार के वोटर को सुन रहा था, लड़के को, उसने कहा कि 2014 में, सॉरी 2019 में, 2014 में मैंने एक एग्जाम दिया, उस एग्जाम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। मतलब 5-5 साल तक रिजल्ट नहीं आते, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? वो बच्चे माइग्रेट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो ये तमाम बातें बताती है कि बिहार में भले ही लोग कहें कि ठीक चल रहा है, लेकिन वहां का वोटर, उसके जो एस्पिरेशन है, उसकी जो आकांक्षाएं वो 15 साल में पूरी नहीं हुई, तो वो जरूर किसी और जगह पे लक्ष्य कर रहा है कि किसी और जगह पे ढूंढ सकता है कि हमें क्या मिला, क्या नहीं मिलेगा, या नए लोगों को चांस देने का भी सोच सकता है। कन्हैया जी, इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो अशोक जी ने एक टॉपिक उठाया कि बेरोजगारी का मुद्दा उठाया कि 5 साल से रोजगार नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि अब तो तेजस्वी एक नया नैरेटिव सेट कर पाए हैं, उस नैरेटिव को बीजेपी से पहले वो कैप्चर कर पाए और उसी नैरेटिव पे वो घूम रहे हैं और शायद उनको ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है? तो उन्होंने जहां तक इस इलेक्शन की बात है, उन्होंने जहां तक इस 2020 की विधानसभा की बात है, ये पहली बार मैं देख रहा हूं इस विधानसभा में कि यहाँ ना जात पात की बात हो रही है, ना अगड़ा पिछड़ा की बात हो रही है, ना ही आरक्षण की बात हो रही है, और ना ही किसी तरह का प्रलोभन की। सीधी सीधी बात हो रही है कि मुझे चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे चाहिए विकास, मुझे चाहिए हॉस्पिटल, मुझे चाहिए रोजगार। और ये 15 सालों में, क्योंकि इन्होंने बेचा कुछ है, मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन ये तो दे तो पाए नहीं है। तो अब इनका जो है, जो झुझलाहट जो दिख रही है भाषण में, या वहां पर जो भीड़ जुट रही है, क्योंकि उसने सबसे पहला लीड ले लिया कि मैंने 10 लाख का दे रहा हूं, अब आप उसको 19 लाख में लेके आए। तो जो पहला, जब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो लोगों का पहला इंप्रेशन पड़ा कि जो लाठी में तेल लगवाता था वो पहली बार रोजगार की बात कर रहा है, तो लोग उस पर ज्यादा अट्रैक्ट हुए। अब ये जब कहना शुरू किए कि 19 लाख है, तो इनको लगा कि वो जब उसने बोला है तब आप इस बात को छेड़ रहे हैं, अभी तक आपने क्यों नहीं छेड़ा रोजगार की बात। तो ये जो भीड़ जुटने की बात है, इसमें एक और भी बात हो जाती है। इसमें देखिएगा 40% छोटे लड़के हैं जो कि हेलीकॉप्टर देखने के लिए आते हैं, तो उसमें मत पड़ो। वो सारा जो वोट है वो ट्रांसफर होने वाला नहीं होता है। इसमें बहुत सा चीजों को जो आप रिकॉर्ड देखिएगा उसमें, तो वो अंडर एज बच्चे हैं जो कि लेके आ रहे हैं हेलीकॉप्टर देखना, वो देखना, वो बिहार की प्रवृत्ति है शुरू से। हम लोग भी जब छोटे थे तो एयरपोर्ट जाते थे प्लेन देखने के लिए, जब किसी नेता का आता था, तो वो है यहाँ पर। अब रही बात कि नीतीश कुमार के उसमें लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कभी 4 दिन पहले उन्होंने कहा कि क्या बक रहे हो, उन्होंने अपने वर्कर को भी इशारा किया कि देखो कुछ बोल रहा है, तुम यहाँ से बाहर जाओ, लेकिन वो नहीं गया, वहां खड़ा रहा। मैं इसी को दूसरे तरफ से लेता हूं कि क्या आरजेडी की रैली में जेडीयू का कोई आदमी इस तरह से विरोध कर पाएगा? शायद वहां से सही सलामत नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसमें एग्रेसिव, आप में एग्रेसिव नहीं है, को आह्वान भी कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो मेरी समझ में है, यहाँ पर केवल ब्यूरोक्रेसी का यहाँ बोलबाला है। कोई भी वर्कर नीतीश कुमार के पास अपनी बात को रख नहीं सकता है। इवन 4 विधायक भी अगर यहाँ खड़ा होकर के कहें कि सर ये डीएम ने ऐसे ऐसे किया है, वो डीएम को कहेंगे नहीं ये सही है, तुम गलत। तो ये स्थिति बनी हुई है। हो सकता है, अब देखिए, क्योंकि जितने लोग नीतीश से खिलाफ हैं, अगर आप देख लीजिए, जैसे कि आपको संदेश में आपने टिकट दिया बहू को और उसके जेठ को, दोनों यादव,
अब श्वेता सिंह वहां राजपूत आ गई। जितने लोग नीतीश से नाराज हैं या जो वहां फॉरवर्ड वोट है, आप सपोज कीजिए कि 65,000 वहां यादव है तो 55,000 राजपूत भी है और 17,000 भूमिहार भी है, जो कि भूमिहार जिंदगी में कभी नीतीश को नहीं देगा आज के डेट में। कल क्या होगा मैं नहीं कर सकता। तो ये जो वोट है, ये अगर थोड़ा सा भी यादव कटा तो यहां से 20 से निकल जाएगा। उसी तरह आप आइए राजेंद्र सिंह को दिनारा में, अगर आप जय भगवान सिंह को वहां जेडीयू से मिला है, अभी कल की रैली में उनके बीजेपी का झंडा लेकर के लोग लोजपा के उसमें भाषण में गए थे, कल बीजेपी के झंडा लेके गए थे, लेकिन जेडीयू में नहीं गए थे। तो ये जो अंदर से जो चल रहा है कि किसी तरह हमको जेडीयू को हराना है, बीजेपी को नहीं हराना है, जेडीयू को हराना है, और इसका विकल्प मिल गया है एलजेपी। अगर एलजेपी नहीं मिलता आज के डेट में तो शायद वो या तो नोटा में पड़ता, और नहीं तो फिर वही जो होता है बिहार में एक कहावत है कि गाली दे के भी मार दो, ले साला तुम ही ले दे, तो उसको पड़ जाता आरजेडी को। मैं कन्हैया जी इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। आपने ये बात करी, एलजेपी की बात करें या चिराग पासवान की बात करें एक बार अपन। चिराग पासवान का जो सर्वे में आ रहा है उसमें आ रहा है 5 सीट से ज्यादा नहीं, 0 से 5 का मैं 5 सीट आपको यही जिक्र कर रहा हूं। मैं 5 सीट आपको, पहला सीट मैं कर रहा हूं दिनारा। नहीं, मैं आपसे राजेंद्र मैं सीट पे असेंबली के नाम पे नहीं जाऊंगा। मेरा ये आपसे कोई प्रश्न है, क्या चिराग पासवान 5 सीट से ज्यादा ला पाएंगे? क्या वो किंग मेकर की भूमिका कर पाएंगे, या वो ऐसे खत्म? जो अभी ट्रेंड में जमीन पर देख रहा हूं, क्योंकि मैं अभी आरा में हूं, बिहार में ही घूम रहा हूं, जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं और मैं जो सबसे जो बात कर रहा हूं, एक आदमी भी नहीं है, कुछ को छोड़ के, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा उसके, वो यहाँ जाति सूचक हो जाता है, कोई नहीं है जो कि नीतीश को कह रहा है कि मैं इनको वोट दूंगा। उसमें एक कारण और है, आप पूरे बिहार के किसी गांव में चले जाइए, किसी गांव ऐसा नहीं है जहां की 1-2 बच्चे जो दारू के बेचने में, छोटे बच्चे, जैसे एक मेरा दोस्त, नाम नहीं लूंगा चैनल पे, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका बेटा, उसको पता भी नहीं था और वो जेल चला गया, तब उसको पता चल रहा, तो कह रहा क्या पापा मुझे तो 200-300 रुपया डेली मिल जाता था, तो मैं वहां चौक पर खड़ा हो जाता था कि फलना आएंगे उसको दे देना, उसको आएंगे। तो इसको सबको इन्होंने, कोई ऐसा गांव छूटा नहीं है जिसमें कि 1-2 आदमी अरेस्ट नहीं है, जेल में नहीं गया और जेल से बाहर नहीं आया। तो ये उसकी एक गुस्सा है। आपने, अब तो क्या मैं चैनल पर बोलूं या ना बोलूं, यहां जितने पहले जो होते थे, गांव में कोई थाने में दरोगा जाना नहीं चाहता था, आज सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसको गांव में जाने में है, पैसा, और उसकी बोली शहर से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां आसानी से ये कारोबार चल रहा है, शहर में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन गांव तो खुलेआम है। वहां अगर पुलिस आई भी तो दिख जाएगी वहां से, जैसे मैं शहर में हूं, मेरे बगल में टाउन थाना है, 2 मिनट में आ जाएगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन गांव में तो जैसे घुसेगा तो इसी पता चल जाएगा, जिस जगह जा रहे हैं उससे दूसरे जगह वो खड़ा हो जाएगा। तो गांव में ये सब ज्यादा है, और गांव में इस समय जाइए तो पार्टी भी गांव में ही हो रही है, शहर में नहीं हो रही। तो कन्हैया जी, आपका कहना ये है कि इलेक्शन जो है इस बार, जो अशोक जी अभी बोल रहे थे, वो टफ है, इतने आसान नहीं है कि 1 साइडेड इलेक्शन हो जाएंगे। ये जो बोल रहे हैं उससे मैं ज्यादा बोलूंगा, टफ है वो नीतीश कुमार के लिए है, बीजेपी के लिए नहीं है। नहीं है। तो बीजेपी ने करीब करीब बीजेपी ने बराबर सीट ली है, जितनी अगर उनका सीट एडजस्टमेंट देखें तो करीब बराबर है दोनों का। एक बात बताइए, जैसे कि जेडीयू, में कंस्टिट्यूएंसी वाइज आप लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं नहीं बता रहा हूं, जितने पे जेडीयू खड़ी है, केवल दिखाने के लिए 5 सीट पर बीजेपी पे लगा दिया है, उसने जानबूझ के कि मेरा थोड़ा फेस वैल्यू बना रहा है कि मैंने सब पर दिया है। जितने जगह है सब पर, और वैसे कैंडिडेट हैं, आप ये भी बता दो, आप कैंडिडेट का पूरा प्रोफाइल पढ़ लीजिए, वैसे कैंडिडेट हैं जो पिछले इलेक्शन में या तो रनर अप थे या तो निर्दलीय भी खड़े थे, तो 14 से 15 हजार वोट लाए थे, बाप रे, और उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक किया, उनको दिया गया है, वैसे नहीं दिया गया किसी को, लेमैन को दे दिया गया। तो पहले से उनकी वजूद थी,
और जो एंटी इनकम्बेंसी में जो नीतीश कुमार से जो खिलाफ है वो अगर वोट मिल जाता है तो जेडीयू रेस में नहीं रहेगी, क्योंकि जेडीयू को सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट का वोट, वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको ये है, लेकिन नीतीश कुमार को आज के डेट में 85% फॉरवर्ड वोट नहीं मिल रहा है। ये आज की हकीकत। बीके कन्हैया जी की बात पे मैं आगे बढ़ूंगा। मेरी वहां के पत्रकारों से बात होती है काफी बिहार में, उनका आपके कहना है कि फॉरवर्ड कास्ट भी जो है वो कुछ टिल्ट होती हुई दिख रही है टुवर्ड्स आरजेडी, जो कि शायद अशोक जी और कन्हैया जी अभी इस बात को नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी की तरफ है। बट वहां पे मेरे को जो फीडबैक आ रहा है वहां पे ये है कि वो टिल्ट हो रही है टुवर्ड्स आरजेडी। धीमे 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 जो है आरजेडी का क्लाउड बढ़ रहा है। चुनाव पहला चरण जो है वो 28 तारीख को है। 28 तारीख में ज्यादा दिन नहीं है। 72 सीट है या 74 सीट है जो आपको ज्यादा पता है, उन पे चुनाव है। आपको क्या लगता है कि फॉरवर्ड कास्ट भी आपके आरजेडी को वोट देने के लिए तैयार है क्या? क्योंकि जंगल राज की बात करी अशोक जी ने, नीतीश कुमार अपनी रैली में बार बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं। एक मिनट अशोक जी आपके पास आता हूं बीके से खत्म करके, कि मैं वो जंगल राज था वो क्या भूल गए, और फिर वो थोड़ा मेरे को फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं जब वो किसी रैली को एड्रेस करते हैं, कोई अगेंस्ट में बोलता है तो आपको पूरा जो पिक्चर दिखता है वो क्या नजर आ रहा है आपको? अनिल, मुझे यहाँ मैं बिहार में बांका डिस्ट्रिक्ट के गांव में हूँ, जो मेरा गांव है। तो यहाँ पे मैं लगातार लोगों से संपर्क में हूँ, मिल रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ माहौल, मूड, ट्रेंड क्या है। तो वैसे मैं बता दूँ कि जो 73 जो फर्स्ट फेज में इलेक्शन हो रहे हैं 28 को, तो ये भागलपुर बांका ये एरिया है, यहाँ पे पहले फेज में ही हो रहा है। अब पूरी तैयारी जोरों पे है। ये एरिया शुरू से ही आरजेडी का वो रहा है, डोमिनेंस रहा है। वो एक तो कास्ट फैक्टर को लेके रहा है, और दूसरा जो इस यहाँ पे जो गठबंधन के जो अलायंस में जो है, जैसे कांग्रेस है या फिर सीपीआई है, तो उनका भी एक अच्छा खासा यहाँ पे चंक है। तो कुल मिला के ये हमेशा यहाँ पे एनडीए पे भारी पड़े। जैसा कि अशोक जी कह रहे थे कि ये चुनाव नीतीश कुमार के लिए भारी, मैं उससे सहमत हूँ। और बाकी जो फैक्टर एंड फोर्सेस हैं वो मुझे आरजेडी के फेवर में दिख रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं अपने एक यहाँ के सीनियर उनको बात कर रहा था। बीके आपका कनेक्शन कट गया। अशोक जी मैं आपके पास आता हूँ। अशोक जी आपके पास आऊंगा। क्या आप मानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन जो लेबर का था, क्योंकि मेरा मानना है बिहार में करीब करीब अभी भी 20 लाख माइग्रेटिंग लेबर हैं जो आए थे और वापस नहीं गए, और शायद वो अब के पहली बार वोट कर रहे होंगे चुनाव में, तो अभी तक बाहर थे वो अनएम्प्लॉयमेंट। क्या ये दो मेजर इश्यू हैं या नहीं है, और क्या अपर कास्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है बिहार में या नहीं ढूंढ रही? देखिए, दो तीन चीजें बड़ी क्लियर है हमारे यहाँ पे अभी डिस्कशन में। कन्हैया जी ने एक बात बड़ी प्रोमिनेंटली कही कि इस बार जात पात धर्म ये सब साइड पे है। ये जो फैक्टर है आप देखिए, यदि आप सारी चीजें देखेंगे तो इस पूरे चुनाव में मुझे लगता है गेन सबसे ज्यादा बीजेपी का होगा, क्योंकि बीजेपी को पिछली बार बीजेपी के पास मात्र 50-54 सीटें थी, तो उनको चांसेस है ज्यादा करने का। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां नीतीश कुमार का निपटारा भी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक कैरेक्टर है, जब भी रीजन में जाती है राज्य में, तो रीजनल पार्टी के कंधे पे बैठ के जाती है और 2-3 चुनाव के बाद उसको खत्म करती है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में शिवसेना हो या इसमें तुम्हारे पंजाब में अकाली हो, ये सब दूर इसीलिए गए कि सबको आपका वजूद चाहिए, लेकिन नीतीश बहुत लेट कर चुके हैं जाने में। दूसरी बात है, यदि आपको बीजेपी के राष्ट्रीय इनकम्बेंसी, नेशनल इनकम्बेंसी और राज्य की नीतीश की इनकम्बेंसी, यदि इससे आप नाराज हो तो आपके पास आरजेडी और एलजेपी के सिवा कोई चारा नहीं, और आरजेडी वह सबसे बड़ा दल है।
दूसरी बात है कि ये जो आपने माइग्रेशन का इश्यू निकाला, माइग्रेशन के जो लोग वापस आए हैं लाखों की तादाद में, वो तो सबसे पहले दुखी हुए कि बाकी राज्यों ने अपने लेबर्स को जिस तरीके से लाया उस तरीके से बिहार नहीं ला पाया, बार बार वो अपमानित होते गए। ये बिहार का ही केस है, जो लोग पैर पैर टलते हुए गए। उसके बाद जब वो बिहार गए तो उनको लगा जहां से वो अपमानित होके आए हैं वहां वापस नहीं जाते, तो हम बिहार में हम करें तो क्या करें, हमारे लिए बिहार क्यों ऐसा है, हमारा बिहार क्यों इतना बैकवर्ड है कि हमें जाना पड़ता है। माइग्रेशन जितने वर्कर्स थे उनका दर्द ये था कि हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ये आप 15 साल आप रहे सुशासन बाबू, आपने भी कुछ नहीं किया तो हमें मजबूरन फिर से जाना पड़ रहा है। वो दुख कहीं ना कहीं है, वो कहीं हिट करेगा। और दूसरी बात है कि लालू, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बार बीजेपी यदि चुनाव के बाद जो समीकरण बदलेंगे, वो हो सकता है कौन किसके गोद में बैठेगा बता नहीं सकता। सुशील कुमार मोदी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एलजीपी उनके साथ जा सकता है, या नीतीश कुमार को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, या नीतीश कुमार एमएलए बन के रह सकते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि इस बार सबसे ज्यादा नुकसान जनता दल यूनाइटेड का है, और यदि गेन कोई कर रहा है तो बीजेपी और आरजेडी कर रहा है। आरजेडी के साथ कांग्रेस की भी नैया निकल लेती है, और एलजीपी के पास पहले भी कुछ था नहीं। यदि आज उनके पास 5-7 सीटें हैं तो ये 5 से 10 सीटें हो सकती है, 12 सीटें हो सकती है, क्योंकि जैसा अभी कन्हैया जी बोल रहे थे, यदि सीट वाइज विश्लेषण किया जाए तो कई जगह जो रनर अप खड़े हो गए हैं विद्रोही उम्मीदवार के बीच में, हो सकता है कि इस बार बिहार में इंडिपेंडेंट की तादाद बहुत है। और जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा इसमें फिर खरीद होकर कैसे कौन किसके पास पैसा ज्यादा फेंकेगा, कौन वो सरकार बनाएगा, जिसमें बीजेपी हमेशा वो गेम उनके हाथ में होता है जब भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है। ये हमने पिछले 2014 से लेकर 2020 तक पिछले 6 साल में विभिन्न राज्यों में देखा। बीके, इसमें मैं अब जैसे अशोक जी ने कहा कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, आपको वहां बैठ के क्या लगता है फ्रैक्चर्ड मैंडेट में? क्योंकि कल मैं आपके बिहार के पत्रकारों की बात सुन रहा था, उनका कहना ये था कि आरजेडी जिसे वो महागठबंधन भी बोलते हैं, महागठबंधन आपके मेजोरिटी से ऊपर जाएगा। कईयों का तो यहाँ तक कहना था कि शायद वो 175 भी टच कर जाए। वो मैं बहुत हाईली ऑप्टिमिस्टिक मानता हूँ फिगर, पर लोगों का मानना ये था फ्रैक्चर्ड होगा, या आपको लगता है कि किसी एक पार्टी को, मतलब एक गठबंधन को मिल जाएगा मेजोरिटी? नंबर से अपन नहीं जाएंगे, अभी मेरी बात अधूरी रह गई थी, वो जो मैं वो कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो यहाँ उसमें जैसे अशोक जी कह रहे हैं, अशोक जी का सीधा इशारा है कि मुकाबला बीजेपी और आरजेडी में, बाकी वो फैक्टर्स है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जो इस इलाके में जो हो रहा है उसमें महागठबंधन, आरजेडी नहीं बोल रहा हूँ, महागठबंधन का पड़ना मुझे भारी दिख रहा है, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में कांग्रेस से भी जो एक अच्छा खासा वो संघ है वो था, जो ये नहीं देखा है कि कैंडिडेट आरजेडी का है और उन्होंने अपनी पार्टी का आधार पे दिया, उन्होंने कहा है कि हम हमारी पार्टी है, अब जिसको सपोर्ट कर रही है अब उसको करें। और जहाँ तक अभी गवर्नेंस की बात करें जो जीत है वो अपने पड़ोसी राज्य झारखंड से भी इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि वो हेमंत सोरेन जब से आए महागठबंधन से, तो उन्होंने एक अच्छा शासन दिया है, उन्होंने माइग्रेंट लेबर और बाकी भी दूसरे जो डेवलपमेंट के वर्क्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उससे उनको अब ये उनके दिमाग में बैठ गया है कि यदि तेजस्वी यादव महागठबंधन की भी सरकार बनती है तो वो जंगल राज वाली बात अब नहीं रह गई है, वो अब वो ऐसी चीजें नहीं चल सकती, अब यू हैव टू गिव गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस। तो ये फीलिंग जो स्पेशली यूथ में मुझे दिख रही है। और बाकी जेडीयू के साथ यहाँ एक प्रॉब्लम है कि उसके कार्यकर्ता बहुत नाराज है। वो यहाँ के सिटिंग एमपी हैं जिन्होंने बाई इलेक्शन में उन्होंने अपने भाई को टिकट देने की कोशिश करी, अब इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला। जेडीयू ने एक सिटिंग एमएलसी मनोज यादव है, उनको टिकट दिया है, तो फिर उससे भी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, और क्योंकि वो क्षेत्र के नहीं है, वो पड़ोस के क्षेत्र से आते हैं, इस वजह से भी जो कॉम्बिनेशन मुझे अनिल जी ऐसा दिख रहा है
अभी अपने क्षेत्र से जो ये फर्स्ट फेज का जो दौर है उसके आधार से और जो देखिए आपकी वॉइस क्रैक हो रही है बार बार, देखिए आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। हाँ तो मुझे अब आ रही है कन्हैया जी, मैं आपसे ये क्वेश्चन पुट अप करूंगा, आपको भी लगता है फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा इस बार, और जिसके पास पैसा होगा या ग्रीन पार्षद होंगे लोग वहां ज्यादा जाएंगे? देखिए, जो इलेक्शन लड़ी ही जा रही है, अब जेडीयू 122 उसमें 7 उसने दे दिया, बीजेपी 121 जिसमें 11 उन्होंने दे दिया, आरजेडी 144 और बाकी उन्होंने बाकी सब दे दिया। तो आपके पास जब जो मैक्सिमम लड़ने वाले सीट है वो है 144 आरजेडी, और उससे सेकेंड लार्जेस्ट जो है 122 है जेडीयू, उसमें 7 उन्होंने मांझी जी को दे दिया। तो आप तो फ्रैक्चर मैंडेट लेके आएंगे ही, कौन पार्टी जीतने के बाद किसकी लॉयल रहेगी नहीं रहेगी वो तो बाद में, जैसे महाराष्ट्र में हुआ वो क्या होगा वो पता है, ये मैं नहीं कर सकता कि कौन किसके अभी साथ है और बाद में किसके साथ जाएगा, वो तो 10 तारीख के बाद पता चलेगा। दूसरा जो चीज मैं कह रहा हूं, जिसे आपने कहा कि कास्ट वोट में इतना फॉरवर्ड जा रहा है वो जा रहा है, आप कहीं भी जाकर देखिए किसी भी इलेक्शन में, मैं पिछले 3 4 5 इलेक्शन पीछे भी चला जाऊं तो किसी पार्टी को किसी का भी, इवन यादव का मुसलमान का भी 100% आरजेडी को नहीं मिलता, उसी तरह फॉरवर्ड का भी 100% नहीं मिलेगा, आपको 90-80% ही आपको मिलेगा, उसी को कहा जाता है ज्यादा। हमारे तरफ पोल हुआ तो अभी का जो सिनेरियो है वो जो है वो फ्रैक्चर क्या कहिएगा, महाराष्ट्र से भी बदतर होगा, जो मेरा अपना अनुमान है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसके बाद कौन किससे मिलेगा, कौन किसके यहाँ जाके शरणागत होगा, ये मैं अभी नहीं बता सकता, ये मेरा अपना ओपिनियन। मतलब आपका ओपिनियन भी कन्हैया जी, जो अशोक जी कह रहे हैं कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट की तरफ बिहार बढ़ रहा है, और आखिर में क्या होगा, तो सीट बंटवारा ही इसी टाइप का हुआ है जो आपका, अगर आप देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन 121 122 उसमें से 11 उसको दिया, 7 उसको दिया, तो आपके पास पूरा है कहां? अगर सपोज कीजिए 121 122 दोनों मिला करके भी अगर जीत जाते हैं, आधा आधा कर लेते हैं, और ये जो दोनों बैठे हुए हैं ये उठ करके चले जाएं गठबंधन में, तो गए आप, आपके पास 5 ही सीट कम है और इनके पास 7 सीट है दोनों को मिला के, और ये सातों निकल जाए उधर, तो आपके पास 135 सीट होने के बाद भी, सॉरी 115 17 18 सीट होने के बाद भी आप पीछे बैठिएगा, सरकार में नहीं पहुंचेगा, और वो चल जाएंगे सरकार में, क्योंकि उनको सब के सब को मंत्री बना दिया जाएगा, या कोई मलाईदार पद दे दिया जाएगा, या कुछ, बहुत से राजनीति में बहुत से ऑप्शन है जिसको यहाँ कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए अभी ये कहना, हेलो, मैंने तो कहा था, मैंने तो कहा ना कि आज मैं बिल्कुल कन्हैया जी के साथ हूं कि जो स्थिति, जो गठबंधन आज है, 10 तारीख के बाद वो गठबंधन बने रहे, इसमें मुझे बहुत आशंका है, क्योंकि सत्ता का मक्खन खाने के लिए और बिहार के विकास के नाम पे कौन किसके गोद में बैठेगा बता नहीं सकते। यदि शिवसेना कांग्रेस के साथ जा सकती है, बीजेपी यदि जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ, तो फिर ऐसे में कोई पार्टी किसी के साथ जा सकती है। अब कोई ईमान धर्म नहीं रहा, ये जो नैतिकता नाम की चीज है ये लॉकर में बंद करके रखी है। और उसके बाद मैंने एक बात और कही कि ऐसे में खरीद फरोख्त होता है, और जब पैसा बिकता है, जब पैसा बटता है, तो पैसा देने वाला धन्ना सेठ इस देश में एक ही है, वो है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद फिर ईडी, आईबी, सीबीआई, ये सब आपको एक्टिव होते हुए दिखेगी बिहार में 10 से 15 तारीख तक। किसी को ईडी का नोटिस मिलेगा, किसी का सीबीआई की इंक्वायरी होगी, इनकम टैक्स की रेट्स होंगी, ये सारा होगा। अभी 10 के बाद 15-30 तारीख तक जब सरकार बनने का समय होगा, तो ये सारी एजेंसी को पूरे देश में सबसे ज्यादा केसेस बिहार में मिलेंगे, जैसे अभी राजस्थान में मिल रहे थे, जैसे महाराष्ट्र में मिले, जैसे कर्नाटक में मिले, जैसे मध्य प्रदेश में मिले, ये सब होगा। बीके, आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप भी अशोक जी और कन्हैया जी की बात से बिल्कुल मानते हैं कि यही होगा? अनिल, मैं तमाम जो फैक्टर्स एंड फोर्सेस की बात अशोक जी और कन्हैया जी ने करी, हाँ मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन मैं
अपने क्षेत्र का जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव का जो ट्रेंड देख रहा हूँ, जो लोगों का मूड देख रहा हूँ, तो मतलब एट द रिस्क ऑफ मैच्योर प्रेडिक्शन मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे महागठबंधन का पलड़ा बिहार में भारी दिख रहा है। मे बी रॉन्ग, क्योंकि मतलब बिहार का वोटर बड़े चालाक भी होते हैं, कहते कुछ है और करते कुछ है। लेकिन मुझे पर बिहार के तो वोटर माने जाते हैं। महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। हो सकता है झारखंड यहाँ रिपीट हो जाए। धन्यवाद आप सबका मेरे शो में आने के लिए, जो कि मेरा पहला शो है न्यूज के नाम से। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि न्यूज यूट्यूब चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। थैंक यू।